નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ધ લોકસત્તા. હું છું મનોજ શર્મા. દેશના વડાપ્રધાનનું સપનું છે કે ભારતમાં તમામ લોકો પાસે એક પોતાનું ઘર હોય, પરંતુ ભારતની વસ્તી અને ભારતની પરિસ્થિતિ આ બંનેમાં એટલો બધો તફાવત છે કે પરિસ્થિતિ એવી થઈ જાય છે કે તમે જો એમને પાકું ઘર પણ આપી દો તો એ ત્યાં રહી નહીં શકે. ઘણી બધી એવા સમાજના લોકો પણ છે જે રોજગારી માટે શહેરોમાં આવતા હોય છે, તેવા પણ લોકો છે અને તેઓ આશ્રય લેવા માટે કોઈ પણ જગ્યા પર પ્લાસ્ટિકથી થેલીથી એ લોકો કવર કરીને રહેતા હોય છે કે પછી ખુલ્લા આકાશમાં રહેતા હોય છે. પરંતુ તમામ લોકો માટે એક ઘર હોવું જરૂરી છે અને તેના જ માટે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં એક અભ્યાસ કરતી એક વિદ્યાર્થીનીએ આ આખો સર્વે અને પ્રોજેક્ટ કર્યો છે. તેમને મેન્ટોર કરવા માટે તેમના ફેકલ્ટી હેડ તેમની સાથે જોડાયા છે અને આ એક ઘર બનીને તૈયાર થયું છે જે કોઈ પણ જગ્યા પર આપણે લઈ જઈ શકીએ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું તો સપનું છે કે એક સસ્તું ઘર બની જાય, પરંતુ આ એવું ઘર છે જેને તમે બીજી જગ્યા પર લઈ જઈ શકો છો. એટલે એ લોકો માટે આ વરદાન રૂપ છે જે લોકો રોજગારી માટે શહેરોમાં આવતા હોય કે પછી અલગ અલગ જગ્યાઓ પર એમને રહેવું જ પડતું હોય, તો તેમના માટે આ એક મોડલ ઘર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણી સાથે એ ઘર કેવી રીતે તૈયાર થયું છે, આની આખી શું પ્રક્રિયા હતી તેના વિશે ચર્ચા કરીશું. પરંતુ સૌથી પહેલાં આ ઘર બનતા સુધીનું જે સર્વે અને જે જૂના ફોટોગ્રાફ્સ છે તેની પર એક નજર કરીએ. આપે જોયું કે આ જે તસવીરો હતી જે અનિશા ફિલ્ડ વર્ક કરીને પણ આવી હતી અને ત્યાં આગળ લોકો પાસે અભિપ્રાય માંગ્યા હતા, તેમની સાથે ચર્ચા કરી હતી અને સૌથી મોટી વાત કે આ બધું જ કોવિડ ટાઈમમાં થયું છે. જે સમયે લોકો ઘરથી બહાર નહોતા નીકળતા તે સમયે આ સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો અને હાલ આ આવાસ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણી સાથે ડૉક્ટર રીના ભાટિયા સાથે આપણે સૌથી પહેલાં ચર્ચા કરીશું. બેન, આ જે પ્રોજેક્ટ છે જે અનિશાએ કર્યો છે, કેવી રીતે આની આइडियाની શરૂઆत થઈ હતી? ऐसा होता है कि मास्टर्स के लिए स्टूडेंट को 2 साल का जो प्रोग्राम है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में, उसमें 1 साल का प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है, जिसके लिए मेरी पहचान पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर के एक नीलम बेन के साथ थी. तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ से ये सजेशन दिया कि आप अगर कोई ऐसा स्टडी ले पाएँ जो होमलेस है, उनके लिए कुछ कर पाएँ हम. उसको एक पॉइंट को लेते हुए हमने अपने तरफ से रिसर्च किया, समझा कि वो इसके लिए और क्या सोच सकते हैं. तो हमें समझ में आया कि प्रधानमंत्री का आवास योजना के तहत ऑलरेडी पक्का हाउसेस तो मिल रहे हैं लोगों को, लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ ऐसी शेल्टर डिज़ाइन की जाए जहाँ वो अपने साथ उसको, जिस तरह से वो मूव होते हैं उसके साथ साथ उनका घर भी मूव हो सके. तो वहाँ से हमने अपनी ये बात अपने स्टूडेंट्स से शेयर करी और वो तैयार हुए इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए. अनिशा, आपसे बात करेंगे. जैसे कि मैडम ने कहा कि उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसको ध्यान में रखा, सबको घर मिलना चाहिए चाहे वो रोजगारी के लिए यहाँ पर आए हैं. आपने जब फील्ड वर्क शुरू किया था, सबसे पहले आपने क्या देखा था? और इसकी शुरुआत तो आपने मानो कि पढ़ाई के लिए की, लेकिन जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे या समाज में ऐसे भी लोगों को देख रहे थे, तब भी कहीं ऐसा विचार आया था? हाँ,
मुझे पहले से ही ऐसा था कि सर्विस मतलब जो जो लोग ऐसे जिनके पास वो सेवा नहीं है, मेरे को उनको प्रोवाइड करने का बहुत पहले से ही ऐसा शौक था। उसके बाद हम कोई भी जब रिसर्च स्टडी स्टार्ट करते हैं उससे पहले लिटरेचर सर्वे करते हैं, उसका मतलब ROL बोलते हैं। तो वो उसके थ्रू भी मुझे थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड मिल गया कि मतलब ये कैसे कर सकते हैं, आगे इसको किस तरीके से ले जा पाएंगे, या किस तरीके की इनकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर हम कैसा डिज़ाइन करेंगे। तो वो सारा आइडिया लिटरेचर रिव्यू करने से और फिर मेरे गाइड के हेल्प से तो वैसे स्टार्ट किया मैंने ये रिसर्च। मैडम, आप भी इनके गाइड रह चुके हैं, तो जब ये काम कर रहे थे तो क्या क्या सवाल उठ रहे थे जिसको आप गाइड कर रहे थे, कि क्या क्या बातें सामने आई, जिस ये बनने से पहले कुछ तकलीफ़ें भी आई होंगी, कुछ इनको कुछ सवाल भी उठे होंगे, तो किस तरह से गाइड हो रहा था ये? सबसे पहला सवाल तो ये था कि पहले जो हमारे होमलेस हैं, जिनको हम होमलेस डिफ़ाइन कैसे करें, कि किनको हम इंक्लूड करें, कि हम होमलेस वर्ड जो हम यूज़ करना चाहते हैं वो कौन से पॉपुलेशन को हम एक्चुअली डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो वो एक सबसे बड़ा सवाल वो था। तो अनीसा जब फील्ड पे थी उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, कि उसने फिर हम लोगों ने उसको जॉट डाउन किया पहले तो मैम के गाइडेंस से, कि हम होमलेस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, और उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने सिलेक्ट किया एरियाज़, कि ओके हम लोग ये एरियाज़, हमने 5 टोटल एरियाज़ काउंट डाउन किए हैं। उसमें है आपका फुटपाथ एरिया है, फिर रेलवे स्टेशन है, जो रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया जहाँ पे होमलेस पीपल रहते हैं, अंडर ब्रिज है, और फिर है अपना और क्या, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ है, स्लम एरियाज़ है एंड अंडर ब्रिज है। तो ये जो सारे सिचुएशंस हमने पहले जॉट डाउन किया, और उसके हिसाब से फिर अनीसा ने आगे का वर्क टेकअप किया है। वो इंडिविजुअली गई सूरत सिटी में, उसने सर्वे किया, और इधर उधर जाके फिर उसने आगे की स्टडी किया कि वहाँ पे उनको क्या तकलीफ़ें हो रही हैं, एक्चुअली सिचुएशन पे जाके उनको क्या चाहिए, उनको अगर घर हमें देना है तो घर को क्या मानते हैं, उनके क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, इस हिसाब से फिर धीमे धीमे करके हम आगे लेके गए। अनीसा, हम भी फील्ड में जाते हैं, मुझे फील्ड वर्क जब करते हैं तो बहुत कठिनाई होती है। ऐसा आपस में बात कर लेना बहुत आसान है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत होता है कि जिस तरह से आप जाते हो वो लोग आपसे किस तरह से बात करते हैं या आपके सवाल का जवाब देते हैं, आप कैसे उनसे जुड़े, क्योंकि जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपसे बात नहीं करेंगे। मेरी जो स्टडी थी उसके जो आप बोलते हैं ना क्वेश्चनर के आंसर देने वाले लोग बहुत ज़्यादा इलिटरेट थे, मतलब जो हम जिसको अभण बोलते हैं। तो उनको ये बात समझाना कि मैं एक रिसर्च स्टडी कर रही हूँ, उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है, आप लोग अब मुझे प्रॉब्लम बताएंगे तो मुझे डिज़ाइन करने में और समझ आएगी, वैसा नहीं था कि सब लोग मतलब जैसे मैंने उनको बोला तो डायरेक्ट से मतलब अच्छा ही रिस्पॉन्स आया। कभी कभी ऐसा भी था कि बहु બધા લોકો અમારી પાસેથી લઈને જાય છે પછી અમારું करता नहीं, ऐसे वैसे रिस्पॉन्स भी आते थे। फिर वो एक होता है ना कि हम लोग उनका कंसर्न भी लेते थे। ये एथिकली होता है कि आप अगर किसी का डेटा यूज़ करते हो तो आप उनको पहले कंसर्न करते हो, बताते हो कि आप इस तरीके से डेटा यूज़ करोगे। तो हमने उन पर भी उनकी साइन करवाई थी कि आपका डेटा हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो वो ऐसा था, और मतलब सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया था, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। अगर वो जैसे माइग्रेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो गुजरात से ही हो, या फिर जो गुजरात में बहुत सालों से रहते हैं उनको गुजराती आती हो, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो वो सब कुछ बहुत सारे एस्पेक्ट देखे थे पहले, क्योंकि मैंने क्वेश्चनर जब बनाया था तो उसका भी एक फील्ड टेस्ट किया था कि किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो वो लोग कंफर्टेबली आंसर दे सकते हैं। मतलब सब क्वेश्चन के तो सब आंसर नहीं दे सकते। तो उसके बाद कुछ लेवल तक जो चीज़ थी ना, वो मैंने ऑब्जर्वेशन मेथड्स आता है ये सर्वे करने का, उसके थ्रू भी की थी कि मैं खुद से ही देख लेती थी कि मतलब इतना हाइट है, फिट है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ मतलब उनसे ही पूछना और उनसे लिखवाना, क्योंकि वो इंडिविजुअल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर मुझे करना पड़ा था, क्योंकि वो मैं उनको ऐसे क्वेश्चनर नहीं दे सकती कि आप लोग टिक करो, वो भी मतलब इस तरीके से थोड़ा सा। अनीसा, एक सवाल ये भी है कि जिस इलाके में आप जा रहे हैं, जैसे आपने कहा था कि उनकी शिक्षा थोड़ी कम होती है, वहाँ पर महिलाओं को जाना और वहाँ उनसे बात करना, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ महिलाएं होंगी, पुरुष भी होंगे, और वो पुरुष उतने शिक्षित नहीं होंगे कि आपसे बहुत ही वेल मैनर्स में बात करें। तो ये अनुभव आपका कोई है, अच्छा या बुरा दोनों, के जब आप मुझसे बात करते थे तो एक लड़की जाती है उन लोगों के बीच में, कैसा अनुभव रहा था उन लोगों का?
मतलब ऐसा कोई ख़राब अनुभव तो रहा नहीं कि मतलब कोई ने मुझे, मतलब मैं तो इसी हालत में गई थी, मतलब बुर्के में ही, तो मतलब ऐसा देखने का कि कुछ ऐसा वाला तो कुछ हुआ नहीं। मतलब नॉर्मली ऐसा होता था कि उनको समझ नहीं आता था मतलब कि स्टूडेंट है या फिर क्या है, तो वो मतलब हमारे आईडी प्रूफ्स, कितने लोग जो थोड़े अभी अवेयर हो गए, हमें ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा कम से समझ आता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने मेरे आईडी प्रूफ्स भी कितनों को दिखाए कि मतलब मैं स्टूडेंट हूँ। या फिर वो लोग ऐसा करते थे कि जैसे सब लोग में से एक आध तो होते हैं ना जो थोड़ा सा जानते होते, तो उनको बुला के पूछते थे कि आ व्यक्ति बरोबर 6 महीने આપીએ डेटा एवी रीते, मतलब ऐसे करके भी था। तो रिस्पांस तो वैसे अच्छा था, मतलब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे लोग। मैडम पढ़ाई अलग चीज़ है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है घर, कहते हैं कि घर हर इंसान का एक सपना होता है, और जब परिवार होता है तो एक पर्दा होता है, चाहे वो प्लास्टिक की पन्नी क्यों ना हो, और कहते हैं कि महिला ही घर बनाती है, और आप तीनों महिलाएं हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो ये सिर्फ पढ़ाई के लिए एक इम्पोर्टेंट था, एक प्रोडक्ट बन रहा था, या फिर अपने जो लागनी बोलते हैं जो हमारे, वो भी जुड़े हुए थे? बहुत सही बात बोली। हम कोई भी चीज़ जब लेते हैं, एज आइडिया जनरेट होता है, किसी ने मुझसे कुछ कह दिया, ऐसे बहुत सारे लोग अपने सजेशंस देते हैं, लेकिन जब तक आपको उसका कनेक्ट फील नहीं होगा तब तक आप उसको आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो ये बात बहुत सही है, कहीं ना कहीं खुद भी इस चीज़ की दर्द को महसूस करते हैं। आप ट्रैवल करते हैं बाहर, तो आप रोड साइड ट्रैवल के टाइम पे भी आपको इतने सारे लोग दिखते हैं जो होमलेस हैं, तो जिनके पास शायद उनका काम माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इसीलिए उन्हें हर जगह मूव होते रहना है, तो एक जगह तो टिक नहीं पाएंगे वो। तो उनके लिए वो दर्द हमेशा से रहा है, दिखा है, हम मन में रहा है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम किसी ने जब सजेस्ट किया तो हमने कहा कि वाई नॉट, ये एक अच्छा मौका है। मैडम आपसे एक सवाल है कि आप मेंटोर हो, ये सूरत से पढ़ने आए यहाँ पर, आप इन्हें उस स्लम एरिया में भेज रहे हो, लोगों से संपर्क में आ रहे हैं, क्या ट्रेनिंग दे के भेजते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी हमारी भी करनी है, सर्वे भी करना है, कैसे भी लोग फील्ड में मिल सकते हैं, तो एज ए यूनिवर्सिटी ऐसी बच्चियों को क्या तैयार किया जाता है? तैयार इन द सेंस कि ऐसा होता है कि जो भी प्रोजेक्ट लेते हैं बच्चे हमारे मास्टर्स के, वो मेंटली वैसे ही प्रिपेयर होते हैं कि हाँ, उन्हें पता है कि हमें फील्ड वर्क ही करना है, और जिनको लैब वर्क होता है वो लैब वर्क ही करते हैं। उसके साथ साथ हम बेसिक चीज़ें तो उनको बताते ही हैं कि देखो तुम फील्ड पे जा रहे हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं या क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से बात करना है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हम हमेशा देते हैं। और इससे पहले भी ये लोग जब जूनियर मास्टर्स में होते हैं फर्स्ट ईयर में, तो तभी ये लोग जाते हैं इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप में ही आधा वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि उन्हें जाना पड़ता है इंडस्ट्री में काम करने। अब इंडस्ट्री में भी आपको पता है कि हर तरीके के लोग होते हैं, और जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो महिलाएं भी हैं, वहाँ पे पुरुष भी हैं, सारे अलग अलग लेवल के भी लोग आते हैं, तो उनका एक बैकग्राउंड क्रिएट हो ही जाता है। मेरे ख्याल से इंटर्नशिप में वो काफ़ी तैयार हो जाते हैं कि हाँ, अगर मुझे फील्ड पे काम करना पड़े तो दे आर ऑल प्रिपेयर्ड कि हाँ, मुझे पता है कि इस तरीके से आपको तैयारी रखनी है। तो उस तरीके से हमारे बच्चे तैयार हो जाते हैं। अनिशा, अब आगे क्या? ये तो बन गया, अब हमने अभी तक जो बातचीत की, उसका उद्देश्य, उसका महत्व, अब आगे क्या? अभी ऐसा है कि जो 5 सिचुएशन है उसकी प्रोटोटाइप बन गया है। मतलब कोई भी जब डिज़ाइन प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है तो उसका एक स्टेप तक ये आ जाता है प्रोटोटाइपिंग, और उसके बाद हमने उसको फील्ड पे टेस्ट भी कर लिया है कि मतलब किस तरीके से वो वर्क करेगा। उसके बाद अब कमर्शियलाइजिंग बाकी है, मतलब उसको हम NGO वगैरह या फिर गवर्नमेंट की किसी एजेंसी से वो कोलेबोरेशन करके, या फिर उसका, क्योंकि मास प्रोडक्शन जब तक नहीं होगा तब तक उसका कॉस्ट भी नीचे नहीं आएगा। ये तो ऑब्वियस है कि जब मास प्रोडक्शन होता है तभी प्रोडक्ट का प्राइस मतलब नॉर्मल लेवल पे आता है। तो वैसे करके इन फ्यूचर मतलब ये प्लान है कि अगर हम लोग NGOs या गवर्नमेंट के साथ इसको कोलेबोरेशन कर सकें। मैडम, अब यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट टॉप बन गया है, अब किस तरह से इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आम जनता कर सकती है या लोग करवा सकते हैं? जैसा शुरुआत जो हमने कहा वो दर्द से हुई थी, तो ये दर्द महसूस हुआ था, और ये दर्द तभी शांत हो सकता है जब जिसके लिए बनाया गया वहाँ तक पहुँचे। और इसको हम
कौन से राह से चैनल से लेके जा सकेंगे, उसकी एक हमें सॉल्यूशन चाहिए, जो कि एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की तरह भी हम उसको देख सकते हैं। बीइंग इन एकेडमिक्स हम शायद उसको इतना डिवोट नहीं कर पाएंगे टाइम, लेकिन श्योरली जो बच्चा है, बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो इसे अपने बिज़नेस की तरह लेके आगे बढ़ सके। और साथ साथ में जो भी हेल्प की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, और अगर यही चीज़ अगर हम अपने गवर्नमेंट को प्रपोजल की तरह आगे फॉरवर्ड करेंगे तो हो सकता है कि हमें उनके फंड से, उनके सपोर्ट से हम डायरेक्टली ज़्यादा लोगों को पहुंच पाएंगे। अदरवाइज़ वो बिज़नेस स्टार्टअप भी बहुत छोटे लेवल से शुरू करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए हमारी अपेक्षा ये रहेगी कि हम गवर्नमेंट हमें इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट करे आगे। आखिरी अनीसा आपसे सवाल पूछेंगे, जो घर बनाया है उसकी विशेषता क्या है और कोई नाम दिया है इसे? नहीं, मतलब सिचुएशन वाइज वो डिज़ाइंस अलग है। जैसे सब सिचुएशन है, मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूँगी। जैसे अंडर ब्रिज है, मतलब जो ब्रिज के नीचे रहते लोग हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बारिश का, पानी का वो इश्यू नहीं होता है। तो हमें जब मटेरियल, फैब्रिक का भी मैंने सर्वे किया था कि कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, क्योंकि वही मेरा मास्टर्स का मतलब क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, हम उससे ज़्यादा रिलेट करते हैं फैब्रिक को। तो ऐसा था कि जो अंडर ब्रिज है तो उनको वाटरप्रूफ की ज़रूरत नहीं है, तो हमने उधर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, जूट फैब्रिक होता है, उसका इस्तेमाल किया था। और क्योंकि वो वेंटिलेशन भी देता है, हवा उजास जिसको बोलते हैं, हम अच्छे से आएगा जाएगा। और ऊपर वाला जो पार्ट था हमने घर का, वो नेट का रखा था, तो जिससे मस्किटोज़ वगैरह नहीं आते। तो वैसे ही हम सिचुएशन वाइज जो उनकी प्रॉब्लम थी, तो वैसे यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन बनाई है। तो फिर फुटपाथ है, तो फुटपाथ के अंदर वाटरप्रूफ चाहिए, तो हमने उधर अम्ब्रेला फैब्रिक यूज़ किया जो 100% वाटरप्रूफ होता है। तो वैसे जो पांचों सिचुएशन है, पॉलीयूरेथीन एक टेंट के लिए यूज़ किया है। तो वैसे करके हमने सारी सिचुएशन समझ के उनकी जो प्रॉब्लम थी उसके हिसाब से एक अलग किया है। तो अभी उसका नाम वगैरह का तो कोई स्पेसिफिक है नहीं कि इसका ये नाम है या उसका। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ये एक सुंदर घर बनाने के लिए, क्योंकि જેમ આપણે કીધું કે ઘર બધાનું સપનું હોય છે। કોઈ પણ પરિવાર જો છત નીચે રહે તો એ સુકૂનથી રાત્રે સૂઈ શકે છે, અને ખુલ્લામાં જે લોકો રાત વિતાવે છે, ઠંડી ગરમી વરસાદમાં આપણે જોતા હોઈએ કે ખુલ્લામાં પણ લોકો સૂતા હોય છે, ત્યારે આ જે ઘર બનાવવામાં આવ્યું છે, આ જે ડિઝાઇન બનાવવામાં આવી છે, અલગ અલગ ફેબ્રિકનો ઇસ્તેમાલ અલગ અલગ જગ્યાઓ માટે કરવામાં આવ્યો છે, અને આને જો સરકાર કે પછી કોઈ સંસ્થા જો આને આગળ લઈ જાય તો જે ખુલ્લામાં રહેતા હોય છે તે લોકોને પણ છત મળવામાં ખૂબ જ સરળતા હવે થઈ જશે, કેમ કે બધી વસ્તુ રેડી છે, પ્લાન રેડી છે, ડિઝાઇન રેડી છે। ફક્ત કોઈક સપોર્ટ કે કોઈ સંસ્થા જો હોય તો આનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીને વધુ લોકોને આનો લાભ મળી શકે છે।